हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हार्वेस्ट हिम। उसकी लेट अस डिस्कस वाली बुक एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी और पोएटिक डिवाइसेस वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप मेरे चैनल पे जाके दोनों वीडियोस देख सकते हो और इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम करेंगे लेट अस डिस्कस वाला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द स्टैंजा नंबर फॉर द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा गिवन बिलो, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चार जो है आइडियाज दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये जो आइडियाज हैं वो किस स्टैंजा में शेयर किए गए हैं। ठीक है, टोटल पोएम के अंदर चार स्टैंजाज हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टैंजा में ये आइडिया की बात हुई है। फर्स्ट है, द स्पीकर्स रिकॉग्नाइज द लॉर्ड्स काइंडनेस एंड प्रेज हिम फॉर नरिशिंग द फील्ड। मतलब जो स्पीकर्स हैं वो भगवान की काइंडनेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनको थैंक यू बोल रहे हैं, उनकी प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि वो खेतों को नरिश करते हैं, फसलों को मतलब पालन पोषण करते हैं उसका। तो ये जो बात है ये हुई है स्टैंजा नंबर 1 में। उसके बाद सेकंड है, द स्पीकर प्रेज द जेनरोसिटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स मतलब जिसने इस धरती को, इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बनाया, दैट मीन्स की लॉर्ड ब्रह्मा। और अब आपको पता ही होगा लॉर्ड ब्रह्मा की जो प्रेज है वो किस में की गई है, स्टैंजा नंबर 4 में। ऐसे ही नेक्स्ट है, द स्पीकर्स डिवोट देयर लाइव्स एंड वर्क एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड एंड सीक हिज सपोर्ट, विजडम एंड केयर। मतलब कौन से स्टैंजा में ये बात हुई है कि जहां पर लोग जो है, बोलने वाले जो स्पीकर्स हैं, वो अपनी लाइफ और अपनी लेबर, अपने वर्क को डिवोट कर रहे हैं भगवान को, और साथ में भगवान से प्रे कर रहे हैं कि वो उन्हें सपोर्ट करे, विजडम दे और उनकी केयर करे। तो ये भी जो बात है ये स्टैंजा नंबर 4 में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है, द स्पीकर्स पे होमेज टू द अर्थ। अर्थ, धरती को जो है प्रेज किया गया है, मतलब मदर अर्थ को, उनको जो प्रेज किया गया, उनके लिए जो ग्रेटफुलनेस शो की गई है। ठीक है, एंड अप्रिशिएट हर रोल इन सपोर्टिंग लाइफ बाय डेडिकेटिंग देयर हार्वेस्ट। ये कौन से स्टैंजा में हुआ है, तो ये अगर आपने पॉइंट की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझी होगी तो आपको पता होगा ये उस स्टैंजा में बात हुई थी जब विमेन की वॉइस थी। ठीक है, मतलब जो विमेन का जो स्टैंजा था उन्होंने मदर अर्थ की बात की थी। तो ये था हमारा स्टैंजा नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द और phrases from within the brackets. First one is the setting of the poem is a rural landscape. जो पोएम की सेटिंग है वो रूरल लैंडस्केप में है, गांव के एरिया में है। पॉसिबली ड्यूरिंग अ कौन सा फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल या रिलीजियस फेस्टिवल। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पोएम के। पोएम का जो नाम है दैट इज हार्वेस्ट हिम। तो ऑब्वियस सी बात है हार्वेस्ट सीजन की ही बात हुई है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो करेक्ट आंसर इज हार्वेस्ट। नेक्स्ट वन इज द टोन ऑफ द पोएम इज रिस्पेक्टफुल एंड सेलिब्रेटरी। ये जो पोएम है इसकी जो टोन है वो रिस्पेक्टफुल है, मतलब किसी को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और सेलिब्रेटरी मतलब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिकॉज इट प्रेजेस, क्योंकि क्यों है ऐसा, ये किसको प्रेज कर रहा है, द मैन एंड वुमेन या नेचर एंड द लॉर्ड विद डीप रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। किसको प्रेज कर रहा है, आदमियों औरतों को या नेचर और लॉर्ड को, मतलब प्रकृति को और भगवान को। तो प्रकृति को और भगवान को, नेचर एंड लॉर्ड। नेक्स्ट है इन द लाइन, इस लाइन में दो आर हैंड्स आर हार्ट एंड आर होम। जो एच लेटर है वो कैपिटल है, तो ये क्यों कैपिटल किया गया, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, हार्डवर्क ऑफ फार्मर्स या गॉड रिजाइड्स इन देम। सो गॉड रिसाइड्स इन देम, क्योंकि जब भी हम गॉड का गॉड लिखते हैं तो जी कैपिटल होता है, और अगर हम गॉड के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं हिज, हिम, ऐसा कुछ भी, तो उसमें भी एच लेटर जो है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो यहां पर भी गॉड की ही बात हो रही है, जो कि हैंड्स में, हार्ट में, होम में बसता है, दिल में बसता है। तो ये भगवान के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए जो एच है वो कैपिटल रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड है, हमें यहाँ पर पोएटिक डिवाइस आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपने पोएटिक डिवाइसेस वाली वीडियो देखी होगी मेरी इस पोएम से रिलेटेड, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइंस। फर्स्ट है ब्राइट एंड मैग्निफिसेंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न। लॉर्ड ऑफ द मॉर्न,
ओ साउंड रिपीट हो रहा है, और जहां पर साउंड रिपीट होता है वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, दैट इज एलिट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट है वी ब्रिंग दी आवर लाइव्स एंड आवर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट, आवर लाइव्स एंड आवर लेबर्स, ठीक है। तो यहां पर भी सेम साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहां पर भी कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ, सेम एलिट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड है। व्हाट वी आर टू डू हियर, मैच द लाइंस फ्रॉम द पोएम इन कॉलम नंबर 1 विद देयर एक्सप्रेशन इन कॉलम नंबर 2। पहले तो हमें ये कॉलम नंबर 1 और 2 को मैच करना है। उसके बाद चूज द एप्रोप्रिएट पोएटिक डिवाइस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इन कॉलम 3। उसके बाद हमें क्या करना है, इनमें से सही जो पोएटिक डिवाइस है वो चूज करना है और इस कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट वन है स्वीट एंड ऑमनीपोटेंट मदर। स्वीट एंड ऑमनीपोटेंट मदर, ये किसको बोला गया है, यहां पर अर्थ को बोला गया है। अर्थ को स्वीट कह रहा है एंड ऑल पावरफुल कह रहा है, लेकिन ये जो है मतलब अर्थ जो है वो एक नेचुरल एलिमेंट है ना। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका, यहाँ पर हम पहले 3 लिख लेते हैं, 3 के साथ ये मैच होगा। उसके बाद कहता है ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई है। तो मैंने आपको बताया था जहां पर भी ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी जाए वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद सेकंड वन है द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज न्यू गार्नर्ड एंड राइप। वेल्थ ऑफ आवर वैलीज, यहां पर ये किसकी बात कर रहा है, मतलब एक तो देखो पहले तो बोल रहा है वेल्थ ऑफ आवर वैलीज, उसके बाद बोल रहा है न्यू गार्नर्ड एंड राइप, मतलब नई नई जो फसलें उग रही हैं, पकी हुई फसलें हैं। तो यहां पर एक इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्रिएट्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन एंड अपील्स टू द सेंसेस, मतलब इस लाइन को पढ़ के दिमाग में एक पिक्चर बनती है। तो जहां पर पिक्चर बन जाती है वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, दैट इज इमेजरी। और यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद लास्ट है, अब इसमें देखो आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर 2 और साथ में पोएटिक डिवाइस हमें बताना है। पोएटिक डिवाइस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दो आर द सीड एंड द स्कीथ। सीड एंड द स्कीथ, ये जो सीड एंड द स्कीथ है ना, ये बीज को या एक टूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये कहता है कि तुम ही क्रिएटर हो, मतलब जो बीज उगाने वाले हो, किसी चीज की स्टार्टिंग करने वाले हो, एंड तुम ही मतलब हार्वेस्टर हो, जो कि जब चीज पककर तैयार हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट करने वाले भी तुम ही हो। मतलब भगवान की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो पावर है या किसी की नर्चरिंग पावर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन लाइक और एज वर्ड नहीं है। ऐसी कंडीशन में पोएटिक डिवाइस होता है मेटाफर, जब किसी चीज को कंपेयर किया जाता है लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं करता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे शी इज, कुछ भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, शी इज अ कोयल, ठीक है। अब यहां पर देखो वो कोयल उसको बोल रहा है, लेकिन क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसकी वॉइस बहुत अच्छी है। लेकिन शी इज लाइक अ कोयल या सिंग्स लाइक अ कोयल ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। सिंग्स लाइक होता तो सिमिली होता, लेकिन यहां पर और हर वॉइस इज स्वीट एज ऑफ अ कोयल, तब भी जो है सिमिली होता। लेकिन जब यहाँ पर लाइक और एज वर्ड नहीं है बट फिर भी कंपेयर कर रहा है उसको एक बर्ड के साथ, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ, मेटाफर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम। अब देखो ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पर कुछ पोएम के अंदर बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड्स एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट, फाइंड मोर सच रिपीटेशंस फ्रॉम द पोएम। एक तो आपको वो लाइंस ढूंढनी है जो बार बार रिपीट हुई है, ठीक है। और व्हाट इज द पोएट्स पर्पस ऑफ यूजिंग रिपीटेशन इन द पोएम, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। रिपीटेशन तो आप पोएम के टेक्स्ट में से ढूंढ सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका पर्पस क्या है, सिंपल वो मैं पर्पस आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने पहले भी बता दिया था। कभी भी रिपीटेशन होती है तो उसका पर्पस क्या होता है, टू क्रिएट अ, क्या क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट अ रिदमिक एंड म्यूजिकल क्वालिटी, ठीक है। एक तो होता है रिदमिक क्वालिटी, उसके अलावा म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए,
और इसके अलावा होता है किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए, मतलब प्रेशर देने के लिए। और यहाँ पे एम्फसाइज किसको कर रहा है? एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हमें ये याद करा रहा है कि भाई डेली भगवान का थैंक यू करना चाहिए। ठीक है, तो वो बार बार हमें इसी चीज के ऊपर प्रेशर दे रहा है कि वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड, टू मदर अर्थ, टू लॉर्ड। ठीक है, तो ये इसका पर्पज है रिपीटिशन करने का। कभी भी रिपीटिशन का क्वेश्चन आए, कहीं पे भी कुछ भी रिपीट हो रहा है पोएम के अंदर, सॉन्ग के अंदर, तो उसका यही जो है पर्पज होता है, एक तो रिदमिक या म्यूजिकल क्वालिटी लाने के लिए, दूसरा होता है किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो भी उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है उसको प्रेशराइज करने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए। ठीक है, तो रिपीटेशन का जो क्वेश्चन है ये बार बार आता है, तो इसको आपको अच्छे से आप समझ लीजिए, सीख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक इसका लास्ट है, हाँ लेट अस डिस्कस का लास्ट क्वेश्चन है ये। द पोएम यूजेस सिंबलिज्म टू कन्वे डीपर मीनिंग्स। पोएम के अंदर काफी सारे सिंबल्स यूज हुए हैं डीपर मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमें क्या करना है, अभी इसके अंदर जो सिंबल्स हैं इनको कॉलम 1 को मैच करना है उनके मीनिंग के साथ कॉलम 2 में। तो फर्स्ट है पृथ्वी। अब पृथ्वी से क्या सिंबलाइज कर रहा है? सो ऑब्वियस है फर्टाइल लैंड, मदरहुड, नर्चरिंग द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। धरती से वो सिंबलाइज कर रहा है किसको? फर्टिलिटी को, ठीक है, मदरहुड को, क्योंकि धरती हमारी माँ जैसी है ना, और हमें जन्म देती है जैसे माँ, वैसे ही धरती जो है वो अनाज को पैदा करती है। उसके बाद है सूर्य। अब ऑब्वियस सी बात है जब सूर्य है तो लाइट होगा, एनर्जी, लाइफ रिप्रेजेंटिंग द गिवर ऑफ वार्मथ एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो सन के साथ हो गया ये फर्स्ट वाला। उसके बाद लास्ट है, इसमें मैं कलर चेंज कर लेती हूँ अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। वरुणा और रेन। तो वरुणा जो है वो रेन, वरुण भगवान की बात की गई है। मर्सी एंड नरिशमेंट, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2। ठीक है, साइड में मैं लिख भी देती हूँ, इसका है नंबर 3, इसका है 1 और इसका है 2। तो ये है सिंबलिज्म, मतलब सिंबल्स यूज किए गए हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये था हमारा लेटेस्ट डिस्कस वाला पार्ट, जिसके क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके करवा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हो, समझ सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर इट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। थैंक यू, बाय बाय।